कर तो बंदा काफी ज्यादा हैरान था और उतने में ही जीफंग ने हाओशान पर एक जबरदस्त अटैक कर दिया, जिसके चलते वो बुरी तरह से घायल होकर सीधा घुटनों पर आ जाता है। इधर जीफंग अपने रूइंस को डीएक्टिवेट करते हुए शिवा के कहर को दोबारा से सप्रेस कर देता है। इधर हम हाओशान को देखते हैं, जिसका कि अब पूरा लुक ही बदल चुका था। वो कहने लगा कि यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं, हमारी सोल भी डैमेज हो सकती है। मगर जीफंग, तुम्हारी फॉरबिडन रूइंस देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। और तभी जीफंग तुरंत ही जाकर उसे संभाल लेता है। इधर शहर के लोग तूफान को गायब होता हुआ देखकर खुशियां मना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कमांडर युवान ने उस थंडर बरसाने वाले बंदे को भी नॉकआउट कर दिया। तभी बेली ड्रीमिंग उनसे कहने लगा, किसी ने आप प्लीज हमें गलत मत समझना, हमने तो इस प्लेजर हाउस में बस कार्ड्स खेलने के लिए रूम बुक की थी और कसम से हमने यहाँ पर कोई गलत काम नहीं किया। वेल, हम तो यहाँ पर रुकना भी नहीं चाहते थे, मगर ये सब उस लिन क्यू का किया धराया है। इधर हाओशान जीफंग से माफी मांग रहा था। वो कहता है कि मैंने ये सब तो बस जिन चिंग को बचाने के लिए किया था। वो अभी भी चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स के लोगों के कब्जे में है। और तभी जिनचिंग की हेयर पिन उसके हाथ से फिसल गई। तो जीफंग उससे वादा करता है कि वो अपनी टीम की मदद से जरूर से जिनचिंग को बचा लेगा। मगर तभी अचानक से कांगनान की जमीन शेक होकर पूरी इलेक्ट्रिसिटी चली गई। चर्च का लीडर कहने लगा कि हाओशान तो नाइट वॉच को हराने में फेल हो गया, लेकिन अभी भी बाजी मेरे हाथ में है। आज तो मैं लिनक्यू से उसका सब कुछ छीन लूंगा। और अब हमें पता चलता है कि लिनक्यू के घर के पास जो डेकोरेशन करने के लिए लोग आए थे वो चर्च के लिए काम करते हैं। उनका टारगेट था लिनक्यू की फैमिली। इधर लिनक्यू भी बड़ी तेजी से अपने घर की तरफ भागने लगा। उसे पता था कि वो लोग इतने आसानी से उसकी फैमिली को हर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके घर पर रेस्ट्रिक्शन स्पेल लगाया हुआ था। और अब लिनक्यू तेजी से भागते हुए अपने घर के पास पहुंच गया। उसके पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं थी, तो उसे इतने सारे लोगों का मुकाबला बस अपनी तलवार से करना होगा। इसलिए वो तुरंत ही अपनी दोनों सोर्ड्स को निकाल कर सीधे उन लोगों की तरफ भागना शुरू कर देता है। वो लोग भी उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो लिनक्यू ने अपने तलवारबाजी के दम पर उन लोगों के साथ फाइट करना शुरू कर दी। उसने कई सारे एजेंट्स को घायल तो कर दिया था, मगर वो अकेला इतने सारे लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता था। और तभी वो लोग उसकी तलवार झटकते हुए उसे बारी बारी पीटना शुरू कर देते हैं। लिनक्यू तो उनकी नाइफ से भी घायल हो गया था, मगर फिर भी वो हार नहीं मानता। इधर लिनक्यू की फैमिली उसे मिस कर रही थी। तभी उसकी आंटी लिनक्यू को कॉल लगाती है, मगर लिनक्यू का फोन उन लोगों के साथ फाइट करते वक्त नीचे गिर जाता है। वो लोग लिनक्यू पर मुसलसल हमले कर रहे थे और अब उसने वन बाय वन उन लोगों को खत्म करना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ एजेंट्स को तो आसानी से मार देता है, मगर कुछ लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थे जो लिनक्यू को तगड़ी टक्कर देने लगते हैं। इसलिए लिनक्यू ने तलवारबाजी के साथ साथ अपनी कॉम्बैट स्किल का भी यूज करना शुरू कर दिया। वो एक बंदे का सिर बड़ी ही तेजी से जमीन पर पटकते हुए उसे खत्म कर देता है। उसने ऐसे ही अपनी फाइटिंग स्किल का यूज करते हुए कुछ लोगों को तो निपटा दिया था, मगर उनका लीडर अभी भी बाकी है। वो अचानक से पीछे से आकर लिनक्यू को चोक करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ लिनक्यू की आंटी उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि लिनक्यू का कॉल ही कनेक्ट नहीं हो रहा था। इधर लिनक्यू अपने सोड हैंडल का यूज करते हुए उस बंदे के मुंह पर तेजी से हमला करना शुरू कर देता है, जिससे वो बंदा फाइनली लिनक्यू को छोड़ देता है। इधर लिनक्यू जैसे तैसे सांस ले रहा था कि तभी वो बंदा दोबारा से उस पर अटैक करने आ जाता है, मगर लिनक्यू ने अपनी सोड से उसके वेपन को कट करते हुए तुरंत ही उस पर एक और अटैक कर दिया। तब तक वहाँ पर एक और एजेंट पहुंच जाता है, मगर लिनक्यू ने उसके आते ही अपनी तलवार उसमें घुसाकर उसे खत्म कर दिया। और उसी वक्त लिनक्यू के सिर पर एक जोरदार अटैक हुआ, जिसमें वो बुरी तरह से घायल होकर घुटनों पर आ गया था। और तभी उसका फोन दोबारा से बजने लगा। इधर ये दोनों भी फाइट कर करके काफी ज्यादा थक गए थे, मगर एक बार फिर से वो एक दूसरे पर अटैक करने कूद जाते हैं। इस बार लिनक्यू ने जैसे अपनी सोड से उस बंदे पर अटैक किया, वो चालाकी दिखाते हुए उसकी सोड को जकड़ लेता है। साथ ही उसने अपने नाइफ से भी लिनक्यू पर हमला करने की कोशिश की, मगर लिनक्यू बड़ी ही तेजी से उसके हर एक अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था। अब जैसे वो अपनी सोड का यूज करता है, उस बंदे ने दोबारा से उसकी सोड को जकड़ लिया। तो इस बार लिनक्यू ने बड़ी ही तेजी से अपनी सोड को पीछे खींचकर उस बंदे की बॉडी में घुसा दिया और फिर एक ही पंच मार के उसने उस एजेंट को नीचे पटक दिया था। अब तो लिनक्यू उस पर काफी ज्यादा भड़का हुआ था, इसीलिए वो सीधे जाकर उसके मुंह पर पंचेस हिट करना शुरू कर देता है। और तभी वो बंदा अचानक से ही हंसने लगा। उसकी बॉडी भी पूरी तरह से ग्लो कर रही थी, मानो थोड़ी देर में ब्लास्ट होने वाला है। जिसके बाद वो लिनक्यू को भी जकड़ लेता है, यानी कि वो खुद को एक्सप्लोड करके उसे भी मारने वाला था। इधर लिनक्यू की आंटी उसे लगातार कॉल कर रही थी और तभी लिनक्यू उसका कॉल पिक कर लेता है। वो जैसे तैसे उस बंदे के हाथों एक्सप्लोड होने से बच गया था। लिनक्यू की आवाज सुनकर उसकी आंटी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। वो उसे बता रही थी कि न्यू ईयर पर हम तुम्हें काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। इधर लिनक्यू भी उनसे नॉर्मल होकर बात करने लगा। वो कह रहा था कि आज नया साल लगने
होने वाला है, तो आपने डिनर में कुछ स्पेशल तो बनाया ही होगा। तो उसकी आंटी बारी बारी उसे सभी डिशेस के नाम बताने लगी। वो सारे पकवान लिन क्यू के फेवरेट थे। लिन क्यू उनसे कहने लगा कि ये सारे डिशेस तो मेरी फेवरेट है, फिर आपने ये सब क्यों बनाया? आपको तो पता है ना मैं आपसे बहुत दूर हूँ। जिस पर वो कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा कि तुम यही कहीं आसपास हो। इधर लिन क्यू भी अपनी घर की तरफ देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया, मगर वो चाहकर भी वापस नहीं जा सकता। जिसके बाद वो अपने भाई से भी बात करता है, जिसे समहाउ पता था कि लिन क्यू आसपास ही है। वो कहने लगा कि अगर ज्यादा थक गए हो तो घर वापस आ जाओ, हम साथ में डिनर करेंगे। उसकी बातें सुनकर लिन क्यू काफी ज्यादा रोने लगा। तभी उसकी आंटी लिन क्यू के भाई से फोन छीन लेती है। वो कह रही थी कि तुम बेवजह उसे परेशान मत करो, और अब वो लिन क्यू से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगी ताकि लिन क्यू का मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। और उसी वक्त लिन क्यू को मर्लिन ने जो गिफ्ट दिया था वो अपने आप बाहर आ जाता है। इधर लिन क्यू अपनी आंटी को नए साल की विश करते हुए उस मैजिकल बॉल को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहाँ पर आतिशबाजी होने लगी। पूरा कांगनान सिटी नए साल को सेलिब्रेट कर रहा था। लिन क्यू ने अपने गिफ्ट का यूज करके पूरे शहर को विश की थी, और उसी वक्त लिन क्यू की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगी, यानी कि उसकी गॉड की पावर दोबारा से वापस आ गई थी। इधर कैप्टन को अपने ग्रुप पर मैसेज आना शुरू हो गए। ये सभी लोग एक साथ डिनर करने का प्लान बना रहे थे, और तभी लिन क्यू का मैसेज भी पॉपअप होता है। वो कहने लगा कि प्लीज यहाँ मरे हुए लोगों की मेस को क्लीन अप करवा दीजिए, उसके बाद मैं भी डिनर पर आ जाऊंगा। वही दूसरी तरफ हम यूचेन को देखते हैं, जो कि अपने स्नोबॉल के साथ बैठकर आतिशबाजी को एंजॉय कर रहा था। इधर बेली टूमिंग और चावियान मिलकर कमांडर युआन के साथ सेल्फी लेने लगे। ये दोनों फुल टू दांत निकाल रहे थे, मगर कमांडर युआन के चेहरे पर एक भी स्माइल नहीं थी। और अब हमें जिन चिंग दिखाई जाती है। ये वही बंदी है जिसके लिए हानशाओ ने चर्च को ज्वाइन किया था। वो भी नए साल पर हानशाओ को मिस कर रही थी। और इधर असाइलम में यूनफेई फुलझड़ी के साथ एंजॉय करने लगा। उसके साथ मर्लिन और नाइट गॉडेस भी थे, मगर इन दोनों को कोई आइडिया नहीं कि यूनफेई जैसे मजे कैसे किए जाए, इसलिए वो कंफ्यूज होकर एक दूसरे का मुंह ताड़ने लगे। जिसके बाद हमें नाइट वॉच की ढेर सारी कार्ड्स दिखाई जाती है, जो कि उन लोगों को कैप्चर करने आई थी जिन्हें नाइट वॉच के एजेंट ने फाइट में हरा दिया था। इनफैक्ट अब शिन किंगजू भी लिन क्यू की प्रीवियस टीम को ज्वाइन कर लेता है। लिन क्यू काफी खुश था कि उसे बचाने के लिए इतने सारे लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए बैटल में उतर गए। अगले दिन लिन क्यू का भाई अपनी स्कूल में एक एसे पढ़कर सुना रहा था, जिसमें लिन क्यू की स्ट्रगल और सक्सेस की स्टोरी थी। वो एंड में कहता है कि मेरा भाई वैसे तो बहुत ज्यादा बोलता नहीं, मगर वो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास लिन क्यू जैसा भाई है। अब लास्ट में हमें दो और बंदे दिखाए जाते हैं, जो कि गॉड्स को स्ले करने के मिशन पर निकल चुके थे। अब ये लोग है कौन, इसके बारे में हमें कुछ बताया नहीं गया। और इसी एपिसोड के साथ आइसले द गॉड का सीजन 1 एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।